हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम बात करेंगे लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में। लास्ट जो आपके पास एक मंथ बचा है, इसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, और आपके बहुत सारे डाउट्स जो मेरे पास आते हैं उनको भी मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो लंबा सेशन रहेगा, आराम से बैठ जाइए। जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं, जो मेरे पास आते हैं, क्योंकि टाइम कम है। अब कोई डाउट माइंड में रहने का टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके डाउट्स की ही बात करते हैं। तो जैसे आपके डाउट हैं कि टेस्ट को लेके सबसे पहला डाउट रहता है कि टेस्ट सीरीज़ कितनी करनी चाहिए, कितने टेस्ट देने चाहिए, टेस्ट में मतलब कितने क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, और कितने टेस्ट सफिशिएंट रहेंगे। एक ये शब्द बहुत मेरे पास आता है, सफिशिएंट और इनफ। ठीक है, इस शब्द के बारे में हम बात करेंगे कि सर ये इतना सफिशिएंट रहेगा क्या, इतना इनफ हो जाएगा क्या, और तीसरा इसको कहने का तरीका इससे हो जाएगा क्या। ठीक है, तो इन पे हम बात करेंगे, सफिशिएंट, इनफ और हो जाएगा इस शब्द पे। ठीक है, और तीसरी आपकी जो दिक्कत रहती है मेन, वो ये रहती है कि मैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी में हूँ सर, या मैं वर्किंग हूँ सर, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब पे हम बात करेंगे, डाउट्स पे। और उसके बाद में सबसे पहले तो किस तरह पढ़ना चाहिए वो मैं बात करूंगा, उसके बाद आपके डाउट्स, और उसके बाद स्ट्रेटजी और मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहली बात तो पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि यूपीएससी के लिए ही लिखी गई हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत बारीकी से आपको बता देती है, बहुत ही आसान शब्दों में, कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए फॉर यूपीएससी। तो देखिए क्या हुआ, जब पहले गाँवों में मतलब पहले एक राजा होता था ऊपर, और नीचे फिर शहर गांव, इस तरह से शहर तो नहीं होते थे, ज़्यादातर गांव ही होते थे। और वहाँ पे एक सूदखोर टाइप का साहूकार रहता था जो लोगों को ब्याज पे पैसे देता था, और जब वो पैसे नहीं चुका पाते थे उसके, तो वो उनकी ज़मीन हड़प लेता था। तो ऐसा ही हुआ, एक लालची सूदखोर था जो पैसे उसने किसी किसान को दिए, और जैसे ही वो किसान नहीं दे पा रहा था तो उसकी ज़मीन बहुत मतलब मौके की ज़मीन थी, बहुत अच्छी ज़मीन थी, उसको उसने हड़प लिया। ठीक है, तो वो किसान जो है वो रोते हुए राजा के पास गया कि इस सूदखोर ने मेरी जो है ज़मीन को हड़प लिया है। तो राजा जो था वो सही आदमी था। ठीक है, और उसको पता था कि ये बहुत लालची है, उसकी बहुत कंप्लेंट उसके पास आती थी। तो उसने वो लेके ज़मीन उसको वापस दे दी। ठीक है, उस किसान को। तो वो सूदखोर जो था साहूकार, वो उसके पास गया राजा के पास कि राजा जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसने मेरी ज़मीन हड़प मतलब इसने मेरा पैसा लिया था और ये नहीं चुका पाया, इसलिए मैंने इसकी ज़मीन हड़पी, तो ये तो मेरा धंधा ही है, अगर आप ऐसे करेंगे वापस कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो राजा ने कहा कि ज़मीन चाहिए ना तुमको, तो तुम ऐसा करो, सुबह तुम्हारे घर से निकलो। ठीक है, सुबह तुम्हारे घर से निकलो और जितनी भी ज़मीन तुम तुम्हारे पाँवों से चल लोगे, ठीक है, जितनी भी ज़मीन तुम तुम्हारे पाँवों से चल लोगे, और जहाँ तक भी तुम पहुँचोगे वो सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। तुमको ज़मीन चाहिए, तुमको सारी जिस जिस जगह पे तुम चलोगे, जिस जिस ज़मीन पे तुम चलोगे, वो सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। बस शर्त एक ही है कि शाम तक सूरज ढलने के पहले तुम्हें वापस अपने घर पहुँचना है। ठीक है, एक ही शर्त है कि शाम को तुम्हें सूरज ढलने के पहले अपने घर पहुँचना है। तो जितनी भी ज़मीन तुमने चली होगी वो सब तुम्हें दे दूंगा मैं। ठीक है, राजा है, वो दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से उसने शर्त रख दी, वो जानता था कि ये बहुत लालची है। ठीक है, तो बहुत आसान लगी सूदखोर को ये शर्त, और वो निकला सुबह, ठीक है, अपने घर से। और निकल के वही लालची कब कहेंगे उसको लालची है, तभी तो उसको समझ में नहीं आई कि शर्त क्या थी। और वो निकल गया और ज़्यादा से ज़्यादा उसने कवर करने की कोशिश करी। वो चलता चला गया, चलता चला गया, जो जो ज़मीन उसको अच्छी लगती थी, जो जो वो एक्वायर करना चाहता था, सब जगह चलता चला गया वो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसने ज़मीन एक्वायर करने की कोशिश करी। ये भूल गया कि भाई मुझे सूर्यास्त से पहले घर आना है। ठीक है, सूरज ढलने से पहले मुझे अपने घर पहुंचना है, ये शर्त में है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता चला गया, करता चला गया, और उसको जब याद आया कि भाई मुझे वापस पहुंचना है, ठीक है, तभी ये ज़मीन मेरी होगी, तब वो भागा। ठीक है, और फिर वो भागते भागते, उसको याद नहीं आ रहा, उसको रूट भी आपको वही फॉलो करना है, तभी वो ज़मीन आपकी होगी। ठीक है, आपको उसी तरीके से जाना है जिस तरीके से आप आए थे। अब उसका घर कहाँ है, वो कितनी दूर निकल आया, उसने तो गांव के गांव पार कर दिए, वो तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन एक्वायर करने के लिए निकल गया, और
करता चला गया करता चला गया। अब उसको जाने में ना रास्ता समझ आया, उसका घर कहाँ है और उसको सूर्यास्त तक पहुँचना है, बस एक ही चीज़ माइंड में रही, ठीक है। और वो भागता चला गया भागता चला गया, अब सूर्य को देखता जा रहा है और भागता जा रहा है कि बस कैसे भी ना, सुबह से खाया पिया कुछ नहीं, सब भूल गया, उसको तो सिर्फ ज़मीन चाहिए थी। वो चलता चला गया और जब वापस आने लगा तो वो नहीं आ पाया, और रास्ते में ही उसने भूख प्यास थकान हर चीज़ की वजह से, क्योंकि उसके सामने एक ही लक्ष्य था कि उसको घर पहुंचना है कैसे भी करके सूर्यास्त से पहले, लेकिन वो इतना आगे निकल चुका था कि वो वापस नहीं आ पाया और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, ठीक है। तो इसको हम रिलेट कैसे करते हैं यूपीएससी से, कि यहाँ पे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शर्त यही है कि आपको वापस आना है, ठीक है। आपको वापस आना है उस जगह पे जहाँ से आप चले थे। कहने का मतलब है आपका रिवीजन पूरा होना चाहिए। यहाँ पे जो की होती है यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो मतलब जिसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है वो सब्जेक्टिव है, मतलब ये वाला पोर्शन है जीएस वाला, ठीक है। 100 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन आपके भी वही हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स रीजनिंग के होंगे, ठीक है। तो बहुत सारा पोर्शन आपका भी यही है। तो इस तरह के जो पेपर होते हैं, चाहे आपका सीएसई हो या ईपीएफओ हो एपीएफसी हो, जो भी इस तरह के पेपर हैं, उनमें यही एक शर्त फॉलो होती है कि आपको अपने घर पहुंच जाना है पेपर से पहले। कहने का मतलब आपने जितना भी पढ़ा, ठीक है, वो आपके माइंड में होना चाहिए, उसका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, उस लालची साहूकार की तरह आप निकलते चले गए, जाते जा रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ते ही सिर्फ जा रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं किया, तो ध्यान रखिए कि ये वो पेपर नहीं है, ये एक्सप्लोरिंग का पेपर नहीं है। आपको एक टाइम पे आके लिमिट करना पड़ता है अपने आप को, और जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको माइंड में स्टोर करना पड़ता है। अगर आपने उसको स्टोर कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा कि हो सकता है आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप वहाँ पे ऑड मैन आउट कर पाओगे। आप 4 ऑप्शंस में से 3 पता होंगे, आपको 2 पता होंगे, शायद आप आंसर दे पाओगे। लेकिन अगर आपकी सारी चीज़ें तितर बितर हैं, इधर उधर हैं, तो जो आपको आता भी है, ठीक है, वो भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड कलेक्ट नहीं कर पा रहा इतना कुछ। वही उस लालची की तरह आपकी हालत हो जाएगी कि आपने पढ़ बहुत कुछ लिया लेकिन रिकॉल आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ मुद्दा जो होता है वो रिकॉल करने का होता है। इसलिए टेस्ट सीरीज़ या कोई टेस्ट कभी भी शर्त नहीं होते यूपीएससी के पेपर में। क्या अगर एक भी पेपर, एक भी मॉक बंदा देके ना जाए, क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने मॉक दे के आए हैं, ये एसएससी नहीं है, ठीक है। यही चीज़ इसको एसएससी बैंकिंग एग्ज़ाम से अलग बनाती है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस चाहिए, वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। यहाँ टाइम मैनेजमेंट इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा है ज्ञान, यहाँ मुद्दा है नॉलेज। आपके पास कितनी नॉलेज है, आपको कितना आता है, आपकी कितनी डेप्थ नॉलेज है, और आप कितना उसको रिकॉल कर पा रहे हो, बस इसी चीज़ की लड़ाई है। 90 मिनट, अगर आप 30 मिनट आप गोले भरने के लिए भी लगा दो, अलग से रख दो आप 30 मिनट गोले भरने के लिए, तो 90 मिनट का पोर्शन जो आपके पास बचता है उसमें से अगर आप 20 मिनट भी दे दो, 15 से 20 मिनट भी मैथ्स रीजनिंग, अगर आपको टाइम भी उसमें लगता है 1 मिनट से ज़्यादा, वैसे इस तरह क्वेश्चन नहीं रहते, पर फिर भी अगर आप 20 मिनट भी उसके लिए अलग रख दो तो 70 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। जो पढ़ते अगर आपको आता है तो कर दोगे, नहीं आता तो नहीं करोगे, ठीक है। 10 मिनट में भी लोग 50 क्वेश्चन कर देते हैं, जो मतलब अदर जो इस तरह के पेपर्स होते हैं एसएससी वगैरह। तो वहाँ से डिफरेंस यही आता है कि आपको यहाँ पे 70 मिनट में 100 करने पड़ेंगे जीएस वाले क्वेश्चन, जो बड़ी बात नहीं है अगर आपको आता है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, माइनस मार्किंग भी होती है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इतना बड़ा इशू नहीं होता। यहाँ पे इशू जो है वो है ज्ञान, नॉलेज। आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, आप कितना उसको रिकॉल कर पा रहे हो, यही चीज़ें यहाँ पे मुद्दा होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करने की मैंने कोशिश की है, आपको समझ आया होगा कि टेस्ट एक यहाँ पे मुद्दा ही नहीं होता। टेस्ट आप देते हैं क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने के लिए, टेस्ट आप देते हैं अदर वेराइटीज़ देखने के लिए जो आ सकती हैं और आपका ध्यान उन पर नहीं गया हो, लेकिन रिलेटेड हो आपकी चीज़ों से। ये नहीं कि आपसे उठा के वो कुछ और ही पूछ ले वहाँ पे, ठीक है, और आप उसको समझ के पढ़ने लग जाओ। तो थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखते हुए एक्सप्लोर करने के लिए टेस्ट होते हैं, ना कि ये एक मस्ट है कि इनके बिना आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। पहला डाउट। दूसरा जो डाउट है सफिशिएंट, इनफ, या इससे हो जाएगा क्या। तो हो जाएगा क्या जो शब्द आता है, इसका मतलब मेरी नज़रों में तो ये है कि सिलेक्शन हो जाएगा क्या, ठीक है। तो सिलेक्शन देखिए कैसे होता है, उसके लिए मैंने कट ऑफ गेम करके एक वीडियो बनाया हुआ है जो पर्सनली मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगा वो, कि मैं एक्सप्लेन कर पाया उसमें कि बेसिकली सिलेक्शन होता कैसे है। एक आरटी में आप सेलेक्ट हो जाते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट में, और एक आपका फाइनल लिस्ट में नाम आता है। इन दोनों चीज़ों के बीच में क्या डिफरेंस होता है
उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली सिलेक्शन होता कैसे है, उसको आप जाके ज़रूर देखिए, उसको डिस्क्रिप्टिव में भी मैं डाल दूंगा। जो अगर नहीं देखा अभी तक और देखा है तो उसको ध्यान में रखिए कि सिलेक्शन होता कैसे है। तो ये जो आपके शब्द आते हैं सफिशिएंट, इनफ या फिर सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो देखिए सिलेक्शन तो बहुत अलग चीज़ है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमको जैसा उस वीडियो में बताया मैंने वो हमारे पास होनी चाहिए, उतने मार्क्स हमारे आने चाहिए। अब किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें कि भाई इसके लिए सफिशिएंट है क्या या वो सफिशिएंट है, इनफ है, तो देखिए मैंने आपसे कभी आज तक नहीं कहा कि ये मैंने कर दिया और ये इनफ है, ठीक है। 20 घंटे की अकाउंटिंग और 20 घंटे के इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ाने के बाद भी मैंने नहीं कहा कि ये आपके लिए सफिशिएंट हो गया और कुछ इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो लोग आपको पीडीएफ देके उस पीडीएफ के आपसे पैसे ले लिए, फिर टेस्ट सीरीज़ के पैसे ले लिए, फिर पूरे कोर्स के पैसे ले लिए, किसी भी चीज़ के कोर्स मतलब किसी भी चीज़ के नाम पे जब आपसे पैसे ले लिए और आपसे कहा बच्चा आंखें बंद कर, आपने आंखें बंद की, जा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना आपसे कह दिया कि भाई ये पढ़ ले और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और आप निश्चिंत हो गए कि बस कह दिया मैंने पैसे दे दिए। तो आपका जो माइंड है वो दो तरीक़ों से चलता है, मतलब दो चीज़ें उसमें शुरू में सबसे पहले आती हैं। जैसा मैंने रीड करने की कोशिश करी, पिछले 10-12 साल से मेरा यही काम है, रीड करना माइंड को। तो जहाँ तक मैंने रीड करा है, मतलब जनरली मोस्टली एक्सपीरियंस के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है सब पे लागू ना हो, कि आपके दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। एक तो बंदा आपसे पैसे ले ले, ठीक है, उसने आपसे पैसे ले लिए तो आपको आधा आपका दिल शांत हो जाता है कि हाँ भाई पैसे ले लिए, अच्छा होगा, ठीक है, इससे ये सफिशिएंट होगा, यहाँ मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, वो बंदा कह दे आपसे कि भाई ये सफिशिएंट है, जाओ बच्चा इसको पढ़ ले और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चा इसको पढ़ ले तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब जिसने आपसे ये कह दिया, ठीक है, ये दोनों आपके माइंड में आपके चेक होते हैं, चलो भाई एक पैसे ले लिए, टिक, सही है बंदा। दूसरा, इसने कह दिया इससे पढ़ने सिलेक्शन हो जाएगा, टिक, चलो भाई दोनों टिक हो गए, अब ये कोर्स मैं बाय करूँगा, इसको मैं पढ़ाई करूँगा। उसके बाद होता क्या है, कुछ एस्पिरेंट मेरे पास आए कि सर मेरे को तो किसी कोचिंग में, मुझे नाम नहीं पता, 4 लेबर कोड पढ़ा दिए, मतलब जो नए 4 लेबर कोड हैं, और बोला जा बच्चा तेरा इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया। तो देखिए ऐसा तो ना मैं कर सकता हूँ ना मैं सोच सकता हूँ, और कुछ उस बच्चे ने तो मुझे मतलब खुद बताया, बाकी जो कुछ मैंने 1-2 लोग देखे जो थोड़ा बहुत आपको पढ़ा दिया 4-5 पन्ने और जा बेटा तेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट, तो उन लोगों पे आप भरोसा कर लेते हो। और यहाँ आपको 20-20 घंटे पढ़ा के बंदा नहीं बोल रहा है कि भाई ये हो गया, तो वो क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैंने डिफरेंस नहीं रखा है कि किसी भी चीज़ में अगर मैं भी मतलब स्टडी करता तो जितनी मैं करता उतना मैंने आपको देने की कोशिश की, तो मैं गलत हो गया, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। और जो लोग ये 2 काम करते हैं, यहाँ पे आपको क्या होता है कि सर ने पैसे नहीं लिए, सबसे पहला तो वहीं बहुत बड़ा क्रॉस लग गया, बिग क्रॉस, कि भाई इसने पैसे नहीं लिए, इसका मतलब इसका कंटेंट तो क्वालिटी हो ही नहीं सकता, कोई फ्री में दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहला तो यहीं बहुत बड़ा क्रॉस हो गया। अब ये दे क्यों रहा है, तो या तो ये खाली आदमी है, ठीक है, इसके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, तो ये मतलब एक आ जाता है माइंड में कि यार खाली होगा, ऐसे ही बैठा होगा तो इसने साफ पढ़ा दिया, तो इसके कंटेंट में दम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खाली है तो फोकट है और ये पैसे नहीं ले रहा है, तो बिग क्रॉस, अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। दूसरा, इनसे पूछते हैं अपन कि क्या है सफिशिएंट है, क्या इनफ है, इसने बोला नहीं, इसका मतलब और बड़ा क्रॉस कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो ये 2 माइंड आपके बहुत ज़्यादा चलते हैं, एक पैसा और दूसरा कि बंदा बोल दे। तो जो लोग आपसे 4-5 पन्ने पढ़ा के बोल देते हैं कि जा बेटा ये सब्जेक्ट तेरा हो गया, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ आपको एक फील आ जाता है यस अब मेरा हो जाएगा क्योंकि सर ने बोल दिया। आप कभी ये नहीं देखते कि कितना आपने पढ़ा, और उसके बाद इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, जैसा उसने मुझे बताया कि 4 लेबर कोड पढ़ा दिए और जा बेटा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ना उस बच्चे ने कोशिश की प्रीवियस पेपर को देखने की, जब मेरे उसने सब्जेक्ट मतलब जो लेक्चर पढ़े तो उसने कहा सर ये सब भी आता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल आता है, बोला सर मेरे को तो कुछ पढ़ाया नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके खुद के आँख कान आपको खुले रखने चाहिए, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये भी मुझसे एस्पिरेंट नहीं बोला है, बच्चों ने ही बोला है मैसेज करके कि सर जितना आप दे रहे हो उतना किसी पेड ग्रुप ने नहीं दिया है, ठीक है, उतना किसी पेड ग्रुप ने ना दिया है, ना वो देने की सोच सकता है, ना कोई इतना कर सकता है जितना फ्री में दे रहे हो उतना पेड कोर्स नहीं दिया है, ठीक है, किसी ने भी। तो ये भी मैं नहीं बोल रहा, ये भी मुझे लोगों ने बताया, क्योंकि मैंने तो पेड कोर्स परचेस किया नहीं है किसी का, या देखा नहीं है जो मुझे पता लगेगा, उन्हीं लोगों ने ऐसा बताया। तो चलिए लगता है कि हाँ चलो किसी की तो आंखें खुली है, कोई समझ रहा है, लेकिन जो मोस्टली लोग हैं उनके ये माइंड में 2 चेक चलते हैं कि भाई पैसा ले लिया ओके, और सेकेंड इन्होंने कह दिया इससे हो जाएगा ओके।
और उसके बाद क्या है कि मैं आपसे ही पैसा ले लूँ और उसी पैसे से मैं घर और मतलब कार बंगला कुछ ले लूँ और वो आपको दिखा दूँ और आप मोटिवेट हो गए। तो जब पहली बार मुझे किसी मेरे स्टूडेंट ने बताया था, जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, कि सर आजकल यूट्यूब पे ऐसा चलता है कि आप अपना घर दिखाओ, बंगला दिखाओ और लो साहब बच्चे हो जाते हैं मोटिवेट। मैंने कहा यार ये तो बहुत आसान है, ये तो अपने को भी करने का है, इसमें क्या है, पैसा भी आपसे लो और आप अपनी चीज़ आपको दिखा दो और आप मोटिवेट हो जाओगे उससे। तो मैंने कहा इससे क्या रियली जो देखने वाले मोटिवेट हो जाते हैं? बोला सर हो जाते हैं, यही होता है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, बढ़िया, अपन को भी करने का है, लेकिन इसमें मोटिवेशन कहाँ है? मुझे ये समझ नहीं आया। इससे मतलब मोटिवेशन, ये रियल मोटिवेशन थोड़ी है, ये क्या है, मैं अपना घर दिखा दूँ, बंगला दिखा दूँ, मोटिवेट हो गए? बोला हाँ सर ऐसे ही होता है। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं लगता है मोटिवेशन है, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये उल्टी चीज़ें चल रही हैं जिसको कलयुग बोलते हैं, कि जो रियल चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती हैं और टाइम निकल जाने के बाद आती हैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी से समझ में आ जाती हैं। आप लोग ये नहीं देखते, कंटेंट पे नहीं जाते कभी कि चीज़ क्या है। आप लोग देख रहे हो, जैसे कहते हैं कि इंडिया में आप क्या बात कर रहे हो ये नहीं देखा जाता, देखा जाता है कि कौन बात कर रहा है, ठीक है, आप क्या हो। तो सबसे पहली चीज़ आप ये लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई तुम कंटेंट क्या दे रहे हो, तुम क्या पढ़ा रहे हो, बाद में पहले तुम क्या हो, ठीक है, उस पर ध्यान रहता है स्टूडेंट्स का। तो ये भी मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर ऐसा चलता है। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है। आपको मतलब किसी को भी, मैं भी अगर जाऊँ तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि सामने वाला क्या है, भले ही मैं क्या हूँ मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं। मुझसे इतनी बार बोला मेरे स्टूडेंट्स ने कि सर किसी एक वीडियो में तो बताओ आप क्या चीज़ हो, आपने कितना कुछ ज़िंदगी में उखाड़ा, आपने क्या किया, कभी तो बताओ, तभी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और तभी लोग ज्वाइन होंगे। मैंने कहा मुझे शो ऑफ में मज़ा नहीं आता। उनके बहुत बार बोलने के बाद मैंने अबाउट सेक्शन में डाला चैनल के, वरना पहले वो भी नहीं डाला हुआ था। तो मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये किस तरह का मोटिवेशन है। लेकिन फिर भी अगर ये कलयुग है और ऐसा लगता है तो ठीक है, वो आपके ऊपर है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपनी सोच को ब्रॉड कीजिए, थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि क्या चीज़ आप पढ़ रहे हैं, वो चीज़ कितनी रिलेवेंट है, कितनी ज़्यादा फोकस करती है। ये जो सफिशिएंट, इनफ ये शब्द आते हैं, ठीक है, ये अगर आपको किसी ने पैसे आपसे ले लिए, ठीक है, और या फिर उसने बोल दिया कि जा बेटा तेरा हो जाएगा, तो ये दो चीज़ों से सिलेक्शन नहीं हो जाता और चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती। आपको खुद को एज ए एस्पिरेंट, आप इतने बड़े हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सारी बातें मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताई जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, ठीक है, भले ही आके मैंने उनको फॉलो नहीं किया जानने के बाद भी, क्योंकि मेरे दिल ने गवारा नहीं किया, और आपको पता है कि मैं जो करता हूँ मेरे हिसाब से करता हूँ। तो ये सब मुझे उन्हीं ने बताई थी, क्योंकि एसएससी सीजीएल का बैच में लेता था तो वहाँ पे भी कोई छोटे बच्चे नहीं होते, सब बराबर के ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने ही बताई कि ऐसा लोग सोचते हैं, और वो मैंने आके यहाँ प्रैक्टिकल में देखा कि भाई खुद ही मतलब पैसे ले लो और खुद ही दिखा दो और मोटिवेट लोग हो जाएंगे। तो बात मुद्दे की ये है कि आपको समझना चाहिए अभी टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो मैं दूसरे डाउट पे हूँ आप लोगों के, सफिशिएंट और इनफ वाली जो आप बात करते हैं, कि देखिए सफिशिएंट इनफ कुछ नहीं होता जब तक यूपीएससी की बात है। मैं 20-20 घंटे, 21 घंटे, 50 घंटे पढ़ा के भी आपसे यही बोलूँगा कि आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बुक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने उसको एक बार रीड कर रखा है, आपने उससे नोट्स बना रखे हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और ये ऐसा टाइम है, जैसा मैंने आपको उस स्टोरी के माध्यम से समझाया, कि अभी तो आपको बिल्कुल भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है आपको उसी को रिपीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्ट्रेटजी की हम बात करें थर्ड डाउट पर जाने से पहले, तो स्ट्रेटजी अभी के लिए यही होनी चाहिए आपकी 1 महीने के लिए, कि जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको आपको बेस बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वहाँ जाके ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ आप बैठे और आपको याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बजाय कि ज़्यादा एक्सप्लोर करने के। एक्सप्लोर आप क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर की जगह अब नहीं बची है। हाँ, अगर ऐसा कोई हादसा आपके साथ हुआ है, जैसा मैंने बताया वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेके, कि 4 कोड पढ़ा दी और बोला हो जाएगा, या कोई छोटी चीज़ आपको करा दी हो जाएगा, कोई एक पोर्शन करा दिया हो जाएगा। मैं भी कर सकता था, आपको अकाउंटिंग के 4 खर्रे निकालता, उसमें से एनसीईआरटी में से या किसी बुक में से, पियाली घोष में से 4 खर्रे आईआर के निकालता और दोनों खर्रे आपको पढ़ा देता और बोल देता जाओ भाई हो गया, और पैसे भी ले लेता। तो उसमें मेरा ही फ़ायदा था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आपको पूरी बुक सामने क्यों रख दी? क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 4 खर्रे में जो निकालूंगा ज़रूरी नहीं है कि मैंने सही खर्रे निकाले हों, उसमें से जो निकलेगा, जो मैंने छोड़ा हो वहाँ से भी आ सकता है। करंट भी
खुद एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करने के बाद भी मैंने आपसे बोला मंथली मैगजीन पढ़नी है, बुक्स सारी पढ़ाने के बाद भी मैंने आपसे बोला पढ़नी है, क्योंकि वो मस्ट हैं, वो ज़रूरी हैं। आप जब जाएंगे एग्ज़ाम देने तब आप समझेंगे इस चीज़ को कि मैं क्यों ऐसा बोलता था। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बेसिक बुक ही अभी तक नहीं पढ़ी है और आप कहेंगे सर 1 महीना, जैसे पियाली के लिए कुछ लोग बोलते हैं सर हमने अभी तक नहीं पढ़ी और ये तो बहुत बल्कि है सर, टाइम नहीं है, अब क्या करें, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, भले ही 5 दिन बचे 6 दिन बचे, क्योंकि बुक से ही होगा। उसके उसके आप मान लीजिए 6 चैप्टर पढ़ पाए और आप 4 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन आप कुछ और करने गए और वहाँ पे आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। तो मुद्दा यह है कि बेसिक बुक तो आपको पढ़नी ही है। अगर आपने एक बार भी अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक एक बार पढ़ ली है, आपका एक बार रिवीजन हो गया, मतलब एक बार आपका एटलीस्ट कोर्स हो गया, रिवीजन हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। आज 30 जुलाई तक तो आपको अब इनको उस कहानी के हिसाब से रिकलेक्ट करना है। आपको और ज़्यादा लालच में एक्सप्लोर करने के लिए नहीं घूमना है, आपको इसको रोकना है, ठीक है, रोक के आपको इसको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट आपको इस तरीके से करना है कि आपको ये सब चीज़ें याद रहें। आपका 2 बार रिवीजन हो सकता है, 3 बार, 4 बार, जितना भी आप इस बच्चे हुए टाइम में कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए कि जितने में आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरे डाउट की बात करते हैं कि वर्किंग एस्पिरेंट हैं या यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, इन शब्दों से कुछ बदलने वाला नहीं है। जब आप मेरे से या किसी से भी कहते हैं कि सर हम ऐसा कर रहे हैं, हम क्या अलग करें, आप हमें कोई क्वेश्चन बैंक इस तरह की निकाल के दे दो, आप कुछ ऐसे 4-5 हज़ार MCQ दे दो, हर सब्जेक्ट वाइज 1000 MCQ दे दो जिनमें से क्वेश्चन आ जाए और हम कर लें। और या फिर एक एस्पिरेंट की लाइन मुझे याद आ रही है कि सर कुछ ऐसा दे दो कि बस मैं उसको पी लूँ और मेरा हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई अमृत वाणी मेरे पास तो नहीं है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती होगी। और मतलब ऐसी कोई अमृत जैसी चीज़ मेरे पास नहीं है, या कुछ ऐसा मेरे पास नहीं है जो मैं घोल के आपको दे दूं और आप उसको पी जाओ और आपका हो जाए। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे कोई। आप बोल रहे हैं कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वर्किंग हैं, कुछ भी इस तरह का सर टाइम नहीं है, कुछ ऐसा दे दो, तो प्लीज़ मुझसे तो मत पूछिएगा अभी 3 क्वेश्चन, प्लीज़ मेरे पास तो मत भेजिएगा। मेरे पास ऐसी कोई, मैं ओपनली फ्रैंकली आपसे ऑफिशियल चैनल पे बोल रहा हूँ, कोई मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी नहीं है, ठीक है। जो कुछ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे सारी PDF पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कुछ है वहीं पे है। मेरे पास ऐसा पर्सनली कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये डाउट माइंड से निकाल दीजिए कि आपके यूपीएससी सीएससी का एस्पिरेंट होने से या आपके वर्किंग एस्पिरेंट होने से कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप क्या है बोलेंगे, हेलो ओ इन्विजिलेटर, मैं वर्किंग हूँ, मेरे लिए अलग पेपर लाओ, मैं सीएससी का एस्पिरेंट हूँ, ऐसा कुछ करोगे आप और इससे कुछ बदलेगा? वो तो चीज़ें ऐसा थोड़ी कि मैं वर्किंग हूँ लाओ भाई अलग पेपर आएगा, ऐसा होता है? कभी कट ऑफ आपने देखी है कि ये वर्किंग एस्पिरेंट की कट ऑफ है, ये जो पहले से सीएससी कर रहे थे उनकी कट ऑफ है, ये एमपीपीएससी मतलब स्टेट पीसीएस वालों की कट ऑफ है? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? देखा है क्या? जब नहीं देखा है तो ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं और आपका कुछ और करने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो अब जो स्ट्रेटजी है वो सेम रहेगी। आप अगर एक महीना भी डिवोट नहीं कर सकते किसी एग्ज़ाम को तो छोड़ दीजिए, और बहुत सारे आएंगे, ठीक है, उनमें कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो आलस करने वाले लोग होते हैं, आराम करने वाले लोग होते हैं, या बहाने या बातें करने वाले लोग होते हैं, उनको फिर वही चीज़ें मिलती हैं जो संघर्ष करने वाले या मेहनत करने वाले लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो वो कीजिए, लेकिन ये अब किसी को मत बताइए, ये बताने का टाइम नहीं रह गया। स्पेशली प्लीज़ मुझे तो बिल्कुल मत बताइए कि मैं सर वर्किंग हूँ या सीएससी की प्रिपरेशन हूँ, किसी की में भी हूँ, वो आपका अपना मैटर है और आपको उसको संभालना पड़ेगा। अगर आप एक महीना भी डिवोट नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। और बहुत कुछ है वो कर लीजिए, सीएससी कर रहे हैं उसी की करते रहिए, जॉब कर रहे हैं आपको मज़ा आ रहा है जब तो आप छुट्टी नहीं ले पा रहे तो उसी को करते रहिए, क्यों इसमें फिर दूसरे की किसी की सीट मारना है। लेकिन ये सब बदलने से, ये सब बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं, आप सीएससी से के एस्पिरेंट हैं, आप कुछ भी हैं, आपको, आपके लिए ऐसा नहीं है लक्ष्मीकांत काट के छोटी कर दी जाएगी, पियाली घोष छोटी कर दी जाएगी। जो चीज़ें हैं वो वैसी ही रहेंगी। सर बल्कि हैं, टाइम नहीं है, वो उसका अब टाइम नहीं है, ठीक है। इन सब बातों के लिए अब बिल्कुल टाइम नहीं है। तो स्पेशली मेरे पास तो ये क्वेश्चन मत भेजिएगा कि सर ऐसा ऐसा है। ये जो 1 महीना है इसमें तो आपको धर्म मान के एक ही भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो आप नहीं कर सकते तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
तो ये जो अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो आपका रिकॉल करने का टाइम है, आपको स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है, ठीक है। और जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आपको 2 से 3 बार रिवाइज करके, अब उसमें आपकी स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है कि मान लीजिए किसी को 10 दिन लगेंगे या 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे एक बार रिवीजन करने में, ठीक है। तो वो आप मान के चलिए 15 अगस्त तक करते हैं, 16-17 अगस्त तक करते हैं, उसके बाद आपको 10 दिन, उसके बाद 7 दिन, मतलब एटलीस्ट 3 बार यहाँ से आपको रिवीजन करके एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है। ये आपकी होनी चाहिए। और जो आप बात करते हैं कि सर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है या फिर दिक्कत आ रही है, मतलब बैठ नहीं पा रहे हैं, मतलब चाहते हैं, कोई काम भी नहीं है, चाहते हैं पढ़ना लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। अगर 1 महीने के लिए भी आप कंसंट्रेशन नहीं बना सकते, 1 महीने के लिए भी आपका ध्यान चला जाता है यूट्यूब में, आप देखने कुछ और जाते हैं, कुछ देखने लग जाते हैं, या फिर गाने सुनने लग जाते हैं, कुछ भी आप करने लग जाते हैं, तो ये गाने तो आपके माइंड में वहाँ भी चलेंगे, जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब भी आपके माइंड में चलेगा, ठीक है। बचपन का प्यार वहाँ भी चलेगा आपके माइंड में, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर जब वहाँ पे भी आपको चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, ठीक है, और आपके दिमाग में गाने चल रहे हैं, जब आप यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वहाँ कंट्रोल कैसे करेंगे। इसलिए मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि अगर आप अभी भी नहीं सीरियस हो पा रहे हैं, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका 1 महीना वेस्ट जाएगा, आप कोशिश करेंगे कर नहीं पाएंगे। और कंपटीशन इस लेवल पे आज की तारीख में नहीं बचा है कि आप इस तरीके से हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए भी नहीं है। अब यहाँ से बहुत स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है सभी लोगों को, कि वो अपने आप से पूछ पाएँ, देख पाएँ कि वो किस स्टेज पे हैं और क्या कर सकते हैं आगे, ठीक है। आपको लगता है तो ही जाइए, वरना और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं भी अपडेट बहुत सारे एग्ज़ाम एसएसए का भी आने वाला है, उनकी दे दूँगा। लेकिन यही है कि आप अगर बैठ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, आपको नॉलेज क्लियर है, आपकी चीज़ें हो पा रही हैं, ठीक है, तभी उसमें जाइए, वरना कोई मतलब नहीं है आगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। स्ट्रेटजी हमको इस तरीके से बनानी कि एटलीस्ट आप 3 बार इसको रिवाइज कर पाओ। अभी अगर आपका आज हो गया, नहीं हुआ, 1-2 दिन में हो जाए, एटलीस्ट आप 3 बार रिवीजन जो है वो कर पाओ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कंसंट्रेशन आपको बनानी है, वो कहीं और से नहीं आएगी, ठीक है। कार देख के अगर आप मोटिवेट होते हो, किसी का घर देख के होते हो, तो वैसे हो जाओ, जैसे होते हो वैसे हो जाओ, लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना है अपने आप को। आपको 30 दिन कार देख के होते हो तो 30 दिन कार देख लो, आप जिस चीज़ से होते हो उस चीज़ से हो जाओ। लेकिन आपको कर्म प्रधान वाला जो टाइम है वो शुरू हो चुका है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कर्म इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आप घड़ी को भी देखते हो, घड़ी में आप क्या देखते हो, टाइम देखते हो। अब से आप जब घड़ी देखो तो घड़ी मत देखो, ये देखो कि वो क्या कर रही है, वो अपना कर्म कर रही है, वो 24 घंटे लगातार बिना रुके अपना कर्म करती रहती है। आप क्रिकेट प्लेयर को देखो, आप ओलंपिक प्लेयर को देखो, कितने सालों में ओलंपिक होता है, और एक पदक के लिए 4-4 साल, 8-8 साल का भी कैंसिल भी हो जाता है, और कभी आपकी किस्मत ख़राब हो जाती है। बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आप जा ही नहीं पाते। 8-8 साल लोग वेट करते हैं एक पदक के लिए, ठीक है। और जब उन्हें वो एक पदक मिल जाता है तो लोग कहते हैं कि ये तो इसको किस्मत से मिल गया, और अब देखो इसको एएसपी डीएसपी बना दिया, इसको इतनी ज़मीन दे दी, इसको इतने करोड़ों रुपए दे दिए। लेकिन उस एक पदक के लिए कितनी मेहनत उसने की थी, उस पर ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो आप एज ए एस्पिरेंट उस पर ध्यान रखो कि वो पदक तो बहुत बाद की चीज़ है, अभी आप किस फेज़ में हो, आप मेहनत वाले फेज़ में हो, जब उसको लोग कहते थे कि कुछ नहीं होता, इससे क्या करेगा या करेगी, ठीक है, ये क्या पदक लाएगा, इससे तो घर में ही कुछ नहीं होता। तो ऐसे ताने आपने भी सुने होंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके पास आई होंगी, और ये सब ताने बहुत सारे मुझसे एस्पिरेंट बोलते हैं, सर घर वाले ऐसा बोलते हैं। तो इसको भी आप एक मोटिवेशन का पार्ट मानो, ये भी आपकी स्ट्रगल का हिस्सा है, ठीक है। ये भी आपकी स्ट्रगल का हिस्सा है, ये भी आपका मोटिवेशन है। मोटिवेशन मुझे तो कभी कारों से नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे आसपास में जो आपको अपने आप मोटिवेट रखेंगी। ये ताने हो सकते हैं, किसी गालियाँ हो सकती हैं, कोई लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं, किसी ने आपके बारे में कुछ भी बोला है, ठीक है, उसको माइंड में रखिए। वो आपका रियल मोटिवेशन है कि आपको उन सब चीज़ों से आगे निकलना है, ठीक है। तो ये आपका टाइम वो है जो कर्म प्रधान टाइम है। यहाँ पे आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे आप यही देखेंगे कि सब अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है। कितना भी कोरोना आ गया, क्या न्यूज़ रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग छोड़ दी, क्या स्पोर्ट्समैन ने स्पोर्ट्सशिप छोड़ दी, क्या एक्टर ने
छोड़ दी अपनी इंडस्ट्री। सब लोग अपना ही काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कुछ काम उन्होंने और किया, लेकिन अपनी इंडस्ट्री में बने हुए हैं। कर्म कोई कभी नहीं छोड़ता है, और आपका तो ये पीक टाइम है जिस पे आप कर्म छोड़ ही नहीं सकते। तो आपको एक ही काम करना है 30 दिन, वो है कर्म कर्म कर्म। लेकिन इस तरीके से करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब आपको 15-16 घंटे पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, आपको कंसोलिडेट करना है। आपको इस तरीके से पढ़ना है, आप 15-16 घंटे पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं हो रहा, वो तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप 10 घंटे पढ़ें, आप 12 घंटे पढ़ें, आप 8 घंटे पढ़ें, लेकिन जो आप पढ़ें वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, आप नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, और अब आप उसको स्टोर करने के लिए पढ़ रहे हो। वो आपके माइंड में स्टोर होना चाहिए, ठीक है, तभी कोई मतलब है। क्योंकि स्टोर नहीं होगा, वही उस कहानी को याद कीजिए, आप लालची की तरह बटोरते जा रहे हैं, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं और आपको याद नहीं है, और वहाँ पे आपकी डेप्थ नॉलेज चेक होगी, ठीक है। तो यही मुझे आपसे कहना है कि अब से जब घड़ी को देखिए तो घड़ी मत देखिए, ये देखिए वो क्या कर रही है। किसी को भी देखते हैं, जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको भी आप देखेंगे तो वो भी अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है। आप एंटरटेनर्स हो सकते हैं, प्लेयर्स हो सकते हैं, जो भी लोग हैं जो आपका ध्यान भटकाते हैं, अगर आप उनमें ये देखेंगे कि ये भी क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। जो भी कुछ कर रहा है वो अपना कर्म ही कर रहा है, और जो आपको आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, चाहे कोई नेता हो, प्लेयर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, उसको भी आप देखेंगे कि वो अपना कर्म बहुत अच्छे से कर रहा है। अगर वो अपना कर्म अच्छे से ना करता तो वो आपको अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। किसी में भी अट्रैक्ट करने की शक्ति जब ही आती है जब वो अपना कर्म अच्छे से करता है। मैं भी अगर आपको अट्रैक्ट करता हूँ, कोई भी अगर आपको अट्रैक्ट करता है, तो वो इसीलिए कर पाता है क्योंकि वो अपना कर्म अच्छे से कर रहा है। तो अगर आप भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मतलब आप में भी वो बातें आएँ, ठीक है, तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म तो हर तरीके से आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म जब आप सबसे पहले अच्छे तरीके से करेंगे तभी आप में वो पावर आएगी, चीज़ें आएंगी कि आप कुछ कर सकें। अगर आप अपना कर्म ही नहीं कर पा रहे तो ये चीज़ आपको बहुत पीछे ले जाएगी। तो अगले 30 दिन के लिए तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। एक ही धर्म, एक ही भगवान, एक ही पढ़ाई आपको करनी है, और इस तरीके से करनी है कि आपको उसमें स्टोर करना है माइंड में। कोई एक्सक्यूज़ के लिए, कोई बहाने बातों के लिए अब जगह नहीं है कि मैं, ये मेरा पेपर है, इसका एस्पिरेंट हूँ, या मैं वर्क कर रहा हूँ। ये सब बातें अब कोई मायने नहीं रखती। टेस्ट सीरीज़ में आपको बता चुका, कोई मुद्दा नहीं होती, ठीक है। एक्सप्लोर करने के लिए ये नहीं कि आप उसमें खर्च करेंगे या फिर मतलब कुछ मतलब खर्च करके ही लेंगे तभी वो टेस्ट अच्छा होगा। ये सब बातें मैटर ही नहीं करती। जब आप अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 दिन बाद, 35 दिन बाद जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको वैसे ही सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या बोल रहा था। मुद्दा ये नहीं है आपने कितने टेस्ट किए हैं, मुद्दा ये है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, आप कितने ज़्यादा क्लियर हैं अपनी चीज़ों में, ठीक है। तो यही सब बना के रखिए और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए अगले 5 सितंबर तक, ठीक है। और जो भी आपको एग्ज़ाम देने हैं उसके हिसाब से आपको लेके चलना है। अब बातों का, सोचने का, इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड आफ्टरनून, जय हिंद।